ये कहानी है गरीब कड़ी चावल वाली। कंचन अपने कान में पहनी हुई सोने की बालियों को लेकर सुनार की दुकान पर जाती है और बोलती है, लाला जी, इन बालियों को बेचकर मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? मैं वजन करके देख लेता हूँ, जितना वजन होगा उसी हिसाब से मैं आपको पैसे बता दूंगा बहन जी। सुनार अपने तराजू में कंचन की कान की बालियों का वजन तोलता है और काफी सारे पैसे निकालकर कंचन को दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी, इनमें मेरा थोड़ा वक्त तो आसानी से गुजर ही जाएगा। कंचन उन पैसों को लेकर अपने टूटे फूटे घर में पहुंचती है, जहां उसकी सास सरला चूल्हा जलाकर रोटी सेक रही होती है। बहू, तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? बस पैसों का इंतजाम करने के लिए गई थी। पैसों का इंतजाम? पर कहाँ पर बहू? माँ जी, वो मेरी जो सोने की बालियाँ थी मैंने वो बेच दी है। पर वो तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना बहू। कोई बात नहीं, अभी हमारे लिए जो जरूरी था मैंने वही किया, और खाना मैं बनाती हूँ, आप हट जाइए। कंचन जल्दी से उन पैसों को संदूक में रखती है और फिर चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाने लगती है। गरीब कंचन की शादी मोहन से 3 साल पहले हुई थी। मायके के साथ साथ कंचन के ससुराल में भी गरीबी ही थी। अपना घर चलाने के लिए मोहन मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन एक शाम काम से घर आते हुए मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मोहन ही तो इकलौता सहारा था जिसके बलबूते पर मेरी और मेरी बहू के जीवन की गाड़ी चल रही थी। तूने वो सहारा भी हमसे छीन लिया। संभालिए माँ जी खुद को, मैं हूँ ना, मैं मोहन जी की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करूँगी। अरे बहू, अभी तो तेरी शादी को ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ था, तेरी गोद भी नहीं भरी थी और उससे पहले ही तू विधवा हो गई। अब जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। अब फिलहाल हम दोनों को ही हिम्मत से काम लेना होगा माँ जी। मोहन के देहांत के बाद अब कंचन मोहन की सारी जिम्मेदारियां संभालती है। घर का खर्च चलाना, सरला की दवाइयों का ध्यान और बाकी छोटी मोटी हर एक जरूरत को पूरा करना। अभी के लिए तो मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, पर इन पैसों से मैं कब तक अपना जीवन का गुजारा कर लूंगी? मुझे कोई पक्का काम ढूंढना होगा, वरना ऐसे तो मेरे और माँ जी के खाने के लाले पड़ जाएंगे। कंचन ज्यादातर इसी चिंता में डूबी रहती थी, आखिर इसका आने वाला भविष्य कैसा होगा? वो सब कुछ अच्छे से संभाल पाएगी या फिर नहीं? ऐसे ही एक दिन पड़ोसन कमला सरला से मिलने आती है। अरे सरला, बड़े दिनों से तुझे एक बात कहना चाह रही हूँ पर कह नहीं पा रही हूँ। हाँ बोलो कमला बहन, क्या बात है? देख, मेरी बात का बुरा मत मानना, कंचन बेटी मेरे लिए भी मेरी बेटी जैसी है। हाँ कमला, ये बात तो मुझे भी पता है। अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं हुई है और बेचारी विधवा हो गई है। अरे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कंचन की दूसरी शादी कर दी जाए। सच कहूँ तो सोचती तो मैं भी यही हूँ, मैं शादी करने के लिए लड़का कहाँ से ढूंढूं? मुफ्त में तो कोई शादी नहीं करेगा ना मेरी बहू से, शादी करने के लिए भी तो उसे पैसा चाहिए। हाँ ये बात तो है, पर अगर तू राजी है और कंचन बेटी राजी है तो मैं बात चलाऊं कहीं रिश्ते की। इससे पहले कि कमला सरला की बातों का जवाब दे पाती, तभी वहाँ कंचन आ जाती है। बिल्कुल भी नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। पर क्यों बेटा, क्यों मेरे जैसी बूढ़ी के पीछे लगकर तू अपना जीवन खराब कर रही है? किसी और जगह तेरी शादी हो जाएगी तो तेरा जीवन संवर जाएगा, और मेरा क्या? मुझे उठा कर किसी वृद्धाश्रम में डाल देना। जब तक मैं जिंदा हूँ माँ जी, आपको मैं किसी वृद्धाश्रम में नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे मुझे कैसे भी करके इस घर को क्यों ना चलाना पड़े। कंचन की बातें सुनकर सरला और कमला दोनों चुप हो जाती हैं और फिर कभी घर में कंचन की दूसरी शादी का मुद्दा नहीं उठता है। ऐसे ही एक शाम कंचन अपने घर पर कड़ी चावल बनाती है और गर्मा गर्म कड़ी चावल सरला को खाने के लिए देती है। बहू, तुझसे एक बात कहूँ? जी बोलिए माँ जी, क्या हुआ? तेरे हाथ के कड़ी चावल ना इतने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं ना कि मैं जरूरत से ज्यादा खा लेती हूँ। अच्छा जी, वैसे मेरे मायके में भी सबको मेरे हाथ की कड़ी चावल बहुत ही पसंद थे माँ जी। अरे हो भी क्यों ना हो, तू बनाती ही इतना अच्छा है, सच में दिल खुश हो जाता है तेरे कड़ी चावल को खाकर तो बहू। सरला की बातें सुनकर कंचन उसकी थाली में और कड़ी चावल डाल देती है, जिसके बाद वो खुद भी कड़ी चावल खाती है और फिर दोनों सास बहू अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन जब कंचन बाजार में कुछ सामान खरीद रही होती है, तभी वो देखती है कि एक ठेले वाला एक फटीचर आदमी को धमकाते हुए बोल रहा है। अरे कितनी बारी कहा है तुझे, यहाँ पर कोई भी चीज 50 रुपए से कम की नहीं है। मेरे पास बस 10 रुपए ही तो कम है भैया, आप थोड़ा कम करके दे दो ना, बहुत भूख लगी हुई है।
पेट भरने के लिए अगर कुछ नहीं मिला तो मेरी जान चली जाएगी भूख से। अरे जब बोल दिया ना नहीं है तो नहीं है, चला जा यहाँ से। 50 रुपए से कम में आज के समय में कुछ नहीं मिलता है। वो फटीचर आदमी इधर से उधर कई ठेलों और दुकानों पर अपने हाथों में दबोचे हुए पैसे लेकर जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसे कुछ खाने को नहीं मिलता है। हे भगवान, आजकल तो लोगों में जैसे दया ही नहीं बची है। वो आदमी कितना ज्यादा भूखा नजर आ रहा है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। कंचन उस आदमी के पास जाती है और बोलती है, ये लो भैया, वैसे तो मेरा खुद का ही आटा दलिया बड़ी मुश्किल से चलता है, पर ये 10 रुपए में तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए दे रही हूँ। अब तुम्हारे पास कुल मिलाकर 50 रुपए हैं, तो जाओ पेट भरकर खाना खा लो भैया। कंचन से पैसे लेकर वो आदमी जल्दी से एक ठेले के पास जाता है और 50 रुपए में कुछ खरीदकर पागलों की तरह खाने लगता है। तभी कंचन अपने आसपास नजरें घुमाती है। उसे हर तरफ खाने के बहुत सारे ठेले और बड़ी दुकानें नजर आती है। कहने को तो कितना कुछ है बाजार में खाने पीने के लिए, लेकिन हर कोई इन चीजों को खरीद कर खा सके ये मुमकिन तो नहीं है। ऐसे ही सोचते सोचते कंचन अपने घर आ जाती है और घर आते ही कंचन बाजार में हुई सारी बातें सरला को बताती है। अरे वाहो, बस पूछ मत, आज के जमाने में पेट भर के खाना खाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सही कह रही है माँ जी आप, इतना दुनिया गरीबी से नहीं मर रही जितना कि भुखमरी में मर रही है। अब क्या करें, महंगाई भी इतनी ज्यादा है। बात तो है, महंगाई तो सच में बहुत ज्यादा है। ऐसे ही सरला और कंचन काफी देर तक बात करते हैं, लेकिन कंचन के दिमाग में बार बार बाजार में जो हुआ था वो सारा दृश्य बार बार घूम रहा है। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे हर एक भूखे इंसान का आसानी से पेट भर जाए, पर मैं करूं तो करूं क्या? मुझे तो मेरा खुद का पेट भरने के लिए ही इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे ही एक दिन जब कंचन घर का काम कर रही होती है, तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, गरम गरम सांभर डोसा ले लो, आ जाओ सांभर डोसा ले लो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, कहीं डोसे वाला आपकी गली से निकल ना जाए। उस आदमी की आवाज सुनकर कंचन बाहर आती है तो देखती है कि एक छोटे से साइकिल पर एक आदमी ने सांभर डोसा बेचने के लिए जरूरत का सारा सामान रखा हुआ है और कंचन के आसपास वाले उस आदमी से गर्मा गर्म डोसा सब खरीद रहे हैं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट डोसा है। आप रोज यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं अंकल जी? क्योंकि मुझे अलग अलग दिन अलग अलग जगह पर जाकर सांभर डोसा जो बेचना होता है। अरे आप रोज यहाँ आया करो ना, मुझे आपके हाथ के डोसा बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, जरूर। ऐसे ही कुछ ही देर में जहाँ वो आदमी सांभर डोसा से खूब सारे पैसे कमा लेता है और फिर अपनी साइकिल लेकर लोगों को आवाज लगाता हुआ वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, थोड़ी सी देर में डोसा बेचकर उस आदमी ने कितने पैसे कमा लिए। डोसा भी कुछ खास बड़ा नहीं था और सामान भी इतना ज्यादा नहीं था और सब कुछ एक साइकिल पर ही सेट किया हुआ था। कितनी बढ़िया बात है ये। ऐसे ही कंचन खुद से बड़बड़ाती हुई घर के अंदर आ जाती है। शाम को जब दोनों सास बहुएं बैठी होती है तभी कंचन सरला से बोलती है, माँ जी कैसा रहेगा अगर मैं कोई खाना बेचने का या बनाने का काम शुरू कर दूँ तो? विचार तो बहुत अच्छा है बेटा, पर पैसे कहाँ से आएंगे काम शुरू करने के लिए? वो जो सोने की बालियां बेचकर पैसे लाई थी ना मैं सुनार से, उसमें से थोड़े पैसे हैं मेरे पास। अच्छा ठीक है, तो फिर तूने क्या सोचा कि तू क्या बनाकर बेचेगी? वही तो समझ नहीं आ रहा माँ जी कि आखिर मैं क्या बनाकर बेचूं, लोगों को क्या पसंद आएगा मेरे हाथ का बना हुआ। और क्या बहू, तू कढ़ी चावल बनाकर बेच। उसे बनाने में तो तू कितनी ज्यादा होशियार है और तू कितने ज्यादा स्वाद वाली कढ़ी चावल बनाती है। पर कढ़ी चावल तो बहुत ही साधारण खाना है, कढ़ी चावल तो हर कोई अपने घर पर खाता है, तो फिर कोई पैसों में खरीद कर क्यों खाना चाहेगा? क्योंकि साधारण चीज ही हमेशा सबसे ज्यादा सुंदर होती है और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भी होती है। अगर तुझे खाने का काम शुरू ही करना है तो तू कढ़ी चावल बेचने का काम क्यों नहीं शुरू कर देती बहू? सरला की बात मानकर कंचन अब अपना कढ़ी चावल बनाकर बेचने का मन बना लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो अपने काम की शुरुआत करे तो करे कहाँ से। इसलिए अब सबसे पहले कंचन अपने घर के बाहर ही एक छोटे से टेबल पर एक पतीले में कढ़ी और एक में चावल रखकर बेचना शुरू करती है और आसपास के लोग कंचन से कढ़ी चावल लेने आते हैं। अरे कढ़ी चावल की एक प्लेट कितने में दे रही हो कंचन? अब 20 रुपए प्लेट है काकी। इतनी ज्यादा? 20 रुपए? अरे अपने आसपास के लोगों को भी तू अपने पूरे दाम में ही कढ़ी चावल देगी क्या? 10 रुपए में खिला रही तो बता, वरना मैं तो घर पर ही बनाकर खा लूंगी।
ठीक है काकी, आप 10 रुपए में खा लो, कोई बात नहीं। कंचन निर्मला को 10 रुपए देती है और निर्मला कड़ी चावल खाकर वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन आसपास के लोग कंचन से ही मोल भाव करके कड़ी चावल खाने लगते हैं और ये देखकर सलाह बोलती है, कंचन बहू अगर इन लोगों को तो फ्री में भी दे देगी ना, तो भी ये लोग बिना पैसे दिए तो उससे कड़ी चावल लेकर खा लेंगे। तो फिर मैं क्या करूँ माँ जी, आप ही बताइए। तू यहाँ से कहीं और जाकर अपने कड़ी चावल बेच बहू, जहाँ के लोगों ने तेरे कड़ी चावल का स्वाद पहले न चखा हो और तुझे तेरी मेहनत का पूरा पैसा भी मिले। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। कंचन सबसे पहले एक ठेले का बंदोबस्त करती है और अपने घर से काफी दूर जहाँ पर खाने के कई ठेले लगा करते थे, वहीं पर कंचन अपना कड़ी चावल का ठेला लेकर पहुँच जाती है। मैं यहाँ पर ठेला लेकर तो आ गई हूँ, पर पता नहीं यहाँ पर मेरा कड़ी चावल बेचने का काम चलेगा भी या नहीं भी चलेगा। काफी देर खड़ी होने के बाद कंचन ग्राहकों के आने का इंतजार करती रहती है, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर कड़ी चावल खाने के लिए नहीं आता है। ऐसे तो बात नहीं बनेगी, अगर कोई मेरे ठेले पर कड़ी चावल खाने के लिए नहीं आएगा तो फिर मेरे सारे कड़ी चावल खराब हो जाएंगे। अब कंचन ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगती है, आइए आइए कड़ी चावल खाइए, 20 रुपए प्लेट कड़ी चावल। जी हाँ, 20 रुपए में फुल प्लेट कड़ी चावल। आइए आइए झटपट से कड़ी चावल खाइए। कंचन के ये शब्द सुनते ही कुछ लोग उसके ठेले पर आते हैं और चावल खाने लगते हैं और सभी लोगों को कड़ी चावल इतने पसंद आते हैं कि वो एक की जगह 2 प्लेट कड़ी चावल खा लेते हैं। कुछ दिनों कंचन का कड़ी चावल बेचने का ठेला अच्छा चलने लगता है और अब कंचन के ठेले पर कड़ी चावल खाने की ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। अरे बहन जी, जल्दी से मुझे 1 प्लेट कड़ी चावल खाने के लिए दे दीजिए और 4 प्लेट कड़ी चावल पैक कर दीजिए। घर पर मेहमान आने वाले हैं, उन्हें आज आपके हाथों के कड़ी चावल खिलाऊंगा। जी हाँ भाई साहब, रुक जाइए, मैं अभी आपको आपके कड़ी चावल पैक करके देती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे दे दो, मेरे पति का आज मूड खराब है। आपके हाथ की कड़ी चावल खाएंगे ना तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा, तो पहले मुझे दे दीजिए। जी हाँ बहन जी, मैं आपको अभी आपके कड़ी चावल बना कर देती हूँ, बस आप 5 मिनट रुक जाइए। आप सबकी तरह बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके मैं सबको उनकी पसंद की कड़ी चावल दे दूंगी। इतना कहकर कंचन सभी ग्राहकों को एक एक करके कड़ी चावल देती है। गुजरते दिनों के साथ कंचन के अब उसके कड़ी चावल के ठेले से कई अच्छी कमाई होने लगती है। माँ जी आपने सही कहा था, मेरे हाथ की कड़ी चावल तो सच में लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अरे बहू, मुझे तो पहले ही पता था कि अगर तू यही कड़ी चावल बनाकर बेचेगी ना तो तू अच्छे पैसे कमा लेगी। अच्छा होता ना अगर मैं ये काम पहले ही शुरू कर देती माँ जी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी शुरुआत करके तूने कोई भी देरी नहीं की है। बस ऐसे ही मेरा काम चलता रहे माँ जी, फिर देखना एक एक करके ना मैं अपने घर को जरूरत की हर एक चीज से भर दूंगी। कंचन अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हर दिन अपने ठेले पर कड़ी चावल बेचती और सारा दिन मेहनत के पैसे कमाती। लेकिन कंचन की बढ़ती चढ़ाई देखकर उसके आसपास के ठेले वाले उससे जलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंचन की कड़ी चावल की बढ़ती सेल की वजह से उनके सामान की बिक्री कम होना शुरू हो जाती है। जिस वजह से एक दिन शाम को कंचन के पास ठेला लगाने वाले अमित और राजेश कंचन को धमकाते हुए बोलते हैं, कल से यहाँ पर तुम अपना ये कड़ी चावल का ठेला नहीं लगाओगी। क्यों, क्या बात हो गई? आप लोगों को क्या दिक्कत है मेरे कड़ी चावल के ठेले से? तुम्हारे इस कड़ी चावल के ठेले की वजह से लोग हमारे ठेलों पर आना बंद कर रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोगों को मेरे हाथ की कड़ी चावल पसंद आ रहे हैं तो वो मेरे पास खाने के लिए आ रहे हैं। अरे कितने सालों से हम यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं और तुम्हारे आते ही हमारा काम ठप पड़ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें किसी और के पेट पर लात मारते हुए? मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं वैसे ही मैं भी काम कर रही हूँ और मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो आप लोग क्यों चल रहे हैं? अमित और राजेश कंचन को कई तरह से डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंचन फिर भी अपने कदमों को पीछे नहीं लेती है और लगातार हर दिन अपने कड़ी चावल के ठेले पर कड़ी चावल बेचती रहती है। लगता है राजेश ये कड़ी चावल वाली ऐसे नहीं मानेगी। अब तो कोई और साजिश रचनी पड़ेगी इसका ठेला यहाँ से उठाने के लिए हमें। मेरे दिमाग में एक आइडिया है राजेश। उसके बाद लोग इसके ठेले से कड़ी चावल खाना तो दूर, कोई इसके ठेले की तरफ देखना तक पसंद नहीं करेगा। अच्छा, तो फिर बता क्या आइडिया है तेरे पास? राजेश की बात सुनकर अमित उसके कान में कुछ फुसफुसा कर करने लगता है। अब अगले दिन जब ढेर सारे ग्राहक कंचन के ठेले से कड़ी चावल खा रहे होते हैं कि तभी अमित और राजेश भी भीड़ में घुसकर 1 प्लेट कड़ी चावल कंचन से ले लेते हैं और फिर अमित अपनी जेब से एक नकली छिपकली निकाल कर कड़ी चावल की प्लेट में डाल देता है
और पूरी भीड़ में शोर मचा देता है। हे राम, ये क्या किया कंचन? कंचन के कड़ी चावल में तो छिपकली है। अरे देखो देखो सब लोग, मेरी कड़ी चावल की प्लेट में छिपकली निकली है, छिपकली, वो भी मरी हुई। कितने गंदे कड़ी चावल खिला रही है ये हमें। अमित की आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और अमित अपनी प्लेट में से छिपकली उठाकर सभी को दिखाने लगता है। अरे कंचन, मैं तो सोचता था कि तुम लोगों को स्वादिष्ट खाना खिलाती हो, इसीलिए लोग तुम्हारे हाथ की कड़ी चावल खाने के लिए सारा दिन भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं। लेकिन अब पता चला कि तुम तो हमें जहरीले कड़ी चावल खिला रही हो, ऐसे छिपकली वाले। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह से साफ सफाई से खाना बनाती हूँ। मेरे खाने में छिपकली तो क्या, कोई कंकर पत्थर भी नहीं हो सकता है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये छिपकली क्या आसमान से टपक कर थाली में गिर गई? अमित और राजेश के बोलने पर बाकी सभी लोग भी कंचन को तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर देते हैं और फिर बिना कड़ी चावल खाए वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन कंचन के ठेले पर कड़ी चावल खाने के लिए भी एक भी ग्राहक नहीं आता और ये देखकर अमित और राजेश बहुत खुश होते हैं। भाई, हमारा तीर तो एकदम निशाने पर लगा है। आज देख, ये अकेली मक्खियां मार रही है, इसके ठेले पर एक ग्राहक नहीं आया है। बिल्कुल सही, और कभी आएगा भी नहीं। फिर ये खुद ब खुद ही अपना ठेला लेकर यहाँ से चली जाएगी। कई दिन गुजर जाते हैं और कंचन का काम अब बिल्कुल शून्य हो जाता है और कंचन वापस से गरीबों के दलदल में धंसना शुरू हो जाती है। लोगों को एक गरीब औरत की बढ़ती कामयाबी कभी हजम नहीं होती। मैं जानती हूँ कि उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो राजेश और अमित की चाल थी, पर मैं अब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अपनी सच्चाई कैसे साबित करूं? लोग तो बस जो आंखों से देख रहे हैं वही सच मानते हैं। कंचन बहुत परेशान हो जाती है और आखिरकार वो अपनी कड़ी चावल का ठेला अपने घर के बाहर खड़ा कर देती है और कड़ी चावल बेचना बंद कर देती है। कंचन को इस तरह परेशान देखकर सलाह उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। तब कंचन सलाह को अमित और राजेश के बारे में बताती है। तो बहू, तू ऐसे लोगों से डर कर अपना काम क्यों बंद कर रही है? तो क्या करूं माँ जी, उस दिन के बाद से कोई मेरे कड़ी चावल खाने के लिए नहीं आ रहा, तो फिर ये गरीब कड़ी चावल का ठेला लगाकर क्या करूंगी? मुझे नहीं लगता कि अब फिर कभी मैं ठेला लगा पाऊंगी या फिर किसी को अपने हाथ की कड़ी चावल खिला पाऊंगी। अरे बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर लोग तेरे पास नहीं आ रहे हैं तो तू लोगों के पास जाना शुरू कर दे। बहू, आपके कहने का मतलब क्या है माँ जी? अरे तुझे वो डोसा वाला याद है ना, जो गली गली जाकर डोसा बेचने का काम करता है? हाँ माँ जी, वो मुझे याद है, पर उसका और मेरा क्या लेना देना? उसका और तेरा लेना देना नहीं है बहू, पर तुम दोनों के काम का लेना देना तो है ना। तू भी उसकी तरह गली गली जाकर कड़ी चावल बेचना शुरू कर दे बहू। और वैसे भी ये 2-4 दिन की बात है, लोग भूल जाएंगे और फिर से तेरे कड़ी चावल खाना शुरू कर देंगे। सलाह की बातों से कंचन के अंदर फिर से हौसला जाग जाता है और वो अपने कड़ी चावल बेचने के लिए अपने ठेले को बेचकर एक साइकिल खरीदती है और इस साइकिल पर अपने कड़ी चावल लेकर गली गली दूर दूर तक आवाज लगाती घूमती है। कड़ी चावल ले लो, कड़ी चावल, आओ आओ कड़ी चावल ले लो, घर के बने बढ़िया कड़ी चावल ले लो, एक बार खाओगे तो दीवाने हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जल्दी आइए और मेरे हाथों के बने कड़ी चावल का स्वाद चखिए। आइए आइए, जल्दी आइए। शुरुआत के कुछ दिनों में तो कंचन गली गली घूमती है, लेकिन उसे कोई भी ग्राहक नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 1-2 लोग उसके हाथों की कड़ी चावल खाते हैं और आसपास के लोगों से उसके हाथों के स्वाद कड़ी चावल के बारे में बात करते हैं, तो एक के बाद एक ग्राहक हर दिन कंचन के कड़ी चावल खाने के लिए बढ़ते चले जाते हैं। देर से ही सही, लेकिन मेरा ये गली गली घूमकर कड़ी चावल बेचने का काम भी सही चलने लगा। अब वापस से लग रहा है कि मेरी पटरी से उतरी हुई गाड़ी वापस से पटरी पर आने लगी है। अब हर दिन कंचन सुबह सुबह साइकिल पर अपने कड़ी चावल रखकर निकल जाती है और शाम ढले अपने सारे कड़ी चावल बेचकर घर आती है। मैंने कहा था ना बहू कि लोग बस थोड़े दिन याद रखते हैं बातों को और फिर भूल जाते हैं। अब तू ही देख ले, वापस से चलने लगा ना तेरा कड़ी चावल का काम। काम तो चलने लगा माँ जी, पर ठेले जैसी कमाई नहीं हो रही। ठेले पर ग्राहक ज्यादा आया करते थे। कोई बात नहीं बहू, ज्यादा है या थोड़ा है, पर अपने हक की कमाई है ना। हाँ, ये बात तो सही है माँ जी, परेशानी भरे दिन काटने से तो अच्छा है कि हम थोड़ा खाकर ही गुजारा कर ले। वहीं दूसरी तरफ जो भी ग्राहक अमित और राजेश के ठेले पर खाना खाने के लिए आया करते, वो उनसे कंचन के हाथ के बने हुए कड़ी चावल के बारे में जरूर बात किया करते थे। अरे वो कंचन खुद तो चली गई, लेकिन लोगों की जुबान पर अपने कड़ी चावल का स्वाद छोड़कर गई है। और नहीं तो क्या, जितने भी ग्राहक मेरे ठेले पर खाना खाने के लिए आते हैं ना, सारे यही बोलते हैं कि खाने में स्वाद तो है, लेकिन कंचन के हाथ की कड़ी चावल जैसा नहीं है। कहीं हमने कंचन के साथ
कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उसके जाने के बाद भी हमारे ठेले पर ग्राहक पहले के जैसे तो आ ही नहीं रहे हैं। और आधे से ज्यादा ग्राहक तो कंचन को ढूंढते हुए हमारे ठेले पर आ जाते हैं। यहाँ एक तरफ राजेश और अमित को गरीब कड़ी चावल वाली कंचन के लिए पछतावा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कंचन पूरी मेहनत के साथ हर दिन साइकिल पर गली गली चावल बेच रही होती है। एक शाम जब कंचन अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है। तेरी की, इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अभी तो घर बहुत दूर है। अगर पैदल चलती रहूंगी तो फिर तो मुझे रात हो जाएगी, लेकिन मदद भी मांगू तो किससे मांगू? भगवान का नाम ले कंचन, और अब अपनी साइकिल के साथ पैदल चलना शुरू कर दे, जो होगा देखा जाएगा। कंचन धीरे धीरे पैदल चलना शुरू कर देती है, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है और अब कंचन को सुनसान रास्ते पर घर जाते हुए डर लगने लगता है। तभी दो गुंडे कंचन का रास्ता रोक लेते हैं। दूर हो जाओ मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुला लूंगी, और फिर तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कंचन जैसे तैसे उन गुंडों को खुद से दूर हटाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर अमित और राजेश आ जाते हैं और कंचन की जान बचा लेते हैं और गुंडों को वहाँ से भगा देते हैं। अरे आप लोग यहाँ इस वक्त मेरी मदद करने के लिए कैसे आ गए? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर इस मुसीबत में तुम फंसी भी तो हमारी वजह से ही हो ना। और नहीं तो क्या, अगर हमने तुम्हारा ठेला बंद ना करवाया होता तो शायद आज तुम इस मुसीबत में ना होती। हम तो कब से तुम्हें माफी मांगने के लिए ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों से जब बात की तो पता चला कि तुमने साइकिल पर कड़ी चावल बेचना शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर हम हर उस जगह पर गए जहाँ पर तुम हर दिन अपनी साइकिल लेकर कड़ी चावल बेचने के लिए जाती हो, और बस ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। अब अमित और राजेश दोनों कंचन को उसके घर तक छोड़ कर आते हैं और बोलते हैं, कंचन बहन, अब कल से तुम अपना कड़ी चावल का ठेला लेकर अपनी जगह पर वापस आ जाओ। पर क्यों? मेरे ठेले की वजह से आप लोगों का तो नुकसान हो रहा था ना, और आप लोग मुझसे ही बोल रहे हैं कि मैं अपना कड़ी चावल का ठेला वापस लगा लूं। क्योंकि एक गरीब कड़ी चावल वाले के साथ गलत करके हमें भी कोई सुख नहीं मिला है, बल्कि हमारा तो पहले से ज्यादा नुकसान हो गया है। इसलिए कहते हैं बेटा कि कभी किसी से जलन नहीं करनी चाहिए, अपने हिस्से की हर एक चीज में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी और बातें करने के बाद राजेश और अमित वापस से अपने घर आ जाते हैं, और अगले दिन जब गरीब कंचन फिर से अपनी पुराने कड़ी चावल लगाने की जगह पर पहुंचती है, तो पहले से ही अमित और राजेश बहुत सारे ग्राहकों को एक नए ठेले के साथ कंचन का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। आप सभी लोग हमें माफ कर दीजिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसमें कंचन की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो सब तो मेरी और राजेश की चाल थी, ताकि हम हमेशा के लिए गरीब कंचन का कड़ी चावल का ठेला बंद करवा सके। लेकिन हम काजल से और अब सभी लोगों से तहे दिल से माफी मांगते हैं। आप हमें माफ कर दीजिए और वापस से कंचन के ठेले से कड़ी चावल खाना शुरू कर दीजिए। काजल के ठेले के कड़ी चावल एकदम स्वच्छ और स्वाद से भरपूर है, और वो कभी भी अपने कड़ी चावल में किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं करती है। कंचन राजेश और अमित की माफी स्वीकार करती है, और ग्राहक भी कंचन का कड़ी चावल ठेला वापस से उसकी जगह पर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा, ये सब कुछ तो हमने करना ही था। अगर ये सब कुछ हम ना करते तो फिर ऊपर जाकर भगवान को क्या जवाब देते? चलो अब जब सब ठीक ही हो गया है तो क्यों ना हम तीनों भी बैठकर आज एक साथ कड़ी चावल खाएं? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर खाएंगे। और मैं तो 2 प्लेटें कड़ी चावल खाऊंगा। अमित की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद कंचन अमित और राजेश के साथ बैठकर अपने हाथों के बने हुए कड़ी चावल खाती है, और आने वाले समय में भी इसी तरह गरीब कड़ी चावल वाली कंचन कड़ी चावल बेचकर अपनी गरीबी से बाहर निकलती है, और सरला को कभी भी मोहन की कमी महसूस नहीं होने देती। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए।